वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे डायरेक्ट फॉर्म टू रियलाइजेशन कंटिन्यूस टाइम एलटीआई सिस्टम के लिए। डायरेक्ट फॉर्म टू रियलाइजेशन यानी वो रियलाइजेशन जिसमें ब्लॉक डायग्राम आप बनाते हैं जब, तो पहले आप करते हैं पोल्स का रियलाइजेशन, उसके बाद आप करते हैं जीरोज का रियलाइजेशन। यानी पहले आप ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं पोल के लिए, फिर आप ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं जीरो के लिए, फिर दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं। अब अगर हम कंटिन्यूस टाइम एलटीआई सिस्टम की बात करें तो ब्लॉक डायग्राम बनाने के लिए डायरेक्ट फॉर्म 2 का आप यूज करेंगे अपने सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन यानी कि HS। चूंकि ये ट्रांसफर फंक्शन कंटिन्यूस टाइम होने के कारण लाप्लास डोमेन में एस्टिमेट किया जाएगा। तो अब अगर आपको सिस्टम की इक्वेशन दी गई है तो उस केस में आपको पहले ट्रांसफर फंक्शन को कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसी के बेसिस पे हम पोल और जीरो का यानी कि डायरेक्ट फॉर्म 2 का रियलाइजेशन करेंगे। तो अब एक उदाहरण लेकर के हम इस पूरी प्रोसेस को समझते हैं। सपोज कीजिए कि आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है d² yt अपॉन dt स्क्वायर प्लस 3dyt अपॉन dt प्लस 2yt। चूंकि हमारा जो सिस्टम है वो कंटिन्यूस टाइम सिस्टम है तो सिस्टम की जो इक्वेशन होगी वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो हमें मिला है 5xt प्लस 7d/dt ऑफ xt प्लस 11d² xt अपॉन dt स्क्वायर। हमें सिस्टम की ये इक्वेशन दे दी गई और हमें बनाना है इसका डायरेक्ट फॉर्म टू रियलाइजेशन। तो डायरेक्ट फॉर्म टू रियलाइजेशन के लिए पहले हम इस पूरी इक्वेशन को लेकर के जाएंगे लाप्लास डोमेन में, जिससे हम निकालेंगे ट्रांसफर फंक्शन। तो लाप्लास डोमेन में इस पूरी इक्वेशन को लेकर के जाने के लिए हम यूज करेंगे टाइम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी लाप्लास ट्रांसफॉर्म की। टाइम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी लाप्लास ट्रांसफॉर्म की कहती है कि अगर yt का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है ys तो d/dt ऑफ yt का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा sys। क्योंकि सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन में इनिशियल कंडीशंस को हम कंसीडर नहीं करते हैं, इसलिए डिफरेंशिएशन की जो आगे की टर्म्स होती हैं जिनमें इनिशियल कंडीशन को हम लेते हैं उन्हें हम यहाँ पर निग्लेक्ट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो अब डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी लाप्लास ट्रांसफॉर्म की अगर हम यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ पर yt का सेकेंड डिफरेंशिएशन है, यानी ys का गुणा होगा s स्क्वायर के साथ। इसके बाद 3 कांस्टेंट yt का सिंगल डिफरेंशिएशन है, यानी ys का गुणा होगा s के साथ, प्लस 2yt का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ys इज इक्वल्स टू 5। अब माना कि xt का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है xs, तो यहां पर आ जाएगा xs प्लस 7 फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ xt। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें मिल जाएगा sxs, तो हम यहां पर लिख देंगे sxs प्लस 11 सेकेंड डिफरेंशियल ऑफ xt। लाप्लास डोमेन में आप s स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे xs को। तो अब हम पूरी इक्वेशन को लेकर के चले गए लाप्लास डोमेन में। अब ट्रांसफर फंक्शन hs होता है ys यानी आउटपुट लाप्लास डोमेन में अपॉन xs यानी इनपुट लाप्लास डोमेन में। तो इस इक्वेशन की सहायता से हम ys अपॉन xs को कैलकुलेट कर सकते हैं और हमें वैल्यू मिलेगी 5 प्लस
7s प्लस 11s स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में हमें मिलेगा s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2। अब ये हमको मिल गया ट्रांसफर फंक्शन और इसी ट्रांसफर फंक्शन के बेसिस पर हम करेंगे अब डायरेक्ट फॉर्म टू रियलाइजेशन। लेकिन रियलाइजेशन के लिए जाने से पहले हमें इसमें कुछ और चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि जब आप डायरेक्ट फॉर्म टू रियलाइजेशन करेंगे, ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे, तो ब्लॉक डायग्राम में हम डिफरेंशिएटर नेटवर्क को यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएटर नेटवर्क हाई फ्रीक्वेंसी की नॉइस को एम्पलीफाई कर देता है। उसकी जगह पर हम लगाते हैं इंटीग्रेटर नेटवर्क, जो हाई फ्रीक्वेंसी के नॉइस को रिड्यूस करता है। तो हम ये पूरी इक्वेशन का इम्प्लीमेंटेशन इंटीग्रेटर लगाकर करेंगे, और इंटीग्रेटर का जो ट्रांसफर फंक्शन होता है वो होता है एस इनवर्स। तो इसमें s की पावर नेगेटिव आती है, जिसके कारण से अब हमें इस पूरे ट्रांसफर फंक्शन में s को नेगेटिव पावर के टर्म्स में रखना पड़ेगा। तो इस काम को करने के लिए आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर में भी s की मैक्सिमम पावर 2 है और डिनोमिनेटर में भी 2 है। तो हम s स्क्वायर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करेंगे। तो जब हम ये काम करेंगे तो ये टर्म मैं उल्टा लिख रही हूँ, हमें मिलेगा 11 प्लस 7 s की पावर -1 प्लस 5 s की पावर -2। न्यूमरेटर हो गया। डिनोमिनेटर को हमने s स्क्वायर से डिवाइड किया तो हमें मिलेगा 1 प्लस 3s इनवर्स प्लस 2s की पावर -2। तो हमने अपने ट्रांसफर फंक्शन को s की नेगेटिव पावर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब इसके बाद आपको चेक करना है कि डिनोमिनेटर में जो कांस्टेंट है वो 1 है या नहीं है। अगर 1 नहीं है तो आप इसे 1 बना लीजिए। हमारे केस में हमें ये वैल्यू 1 मिल रही है, तो अब हमें आगे कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम सीधे इस इक्वेशन को यूज करेंगे डायरेक्ट फॉर्म टू रियलाइजेशन के लिए। अब हमें ट्रांसफर फंक्शन मिल गया लाप्लास डोमेन में, हम इससे डायरेक्ट फॉर्म टू रियलाइजेशन स्टार्ट करते हैं। तो डायरेक्ट फॉर्म टू में हम पहले पोल्स को फिर जीरोस को रियलाइज करते हैं, यानी कि पहले हम ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं डिनोमिनेटर के लिए, फिर हम ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं न्यूमरेटर के लिए। तो अब डिनोमिनेटर का हम ब्लॉक डायग्राम अगर बनाना शुरू करें तो चूंकि डिनोमिनेटर में आप देखिए नंबर ऑफ इंटीग्रेटर्स 2 रिक्वायर्ड हैं, हमें 2 इंटीग्रेटर चाहिए, तो हम यहाँ पर 2 इंटीग्रेटर लगा देते हैं। ये पहला इंटीग्रेटर हुआ और ये दूसरा इंटीग्रेटर हुआ। हमने 2 इंटीग्रेटर्स लगा दिए। अब इसके बाद पहले इंटीग्रेटर का जो आउटपुट होगा, यानी कि s इनवर्स वाला जो सिग्नल होगा, उसका कांस्टेंट है 3, प्लस साइन के साथ है। तो जब हम अपने ब्लॉक डायग्राम में इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, उस केस में पहले इंटीग्रेटर के आउटपुट को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से। इसके बाद दूसरे इंटीग्रेटर का जो आउटपुट है उसका कांस्टेंट है 2 विथ प्लस साइन, तो इसके आउटपुट को हम मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, क्योंकि जब भी आप ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं ट्रांसफर फंक्शन के बेसिस पर, तो डिनोमिनेटर में जो भी कांस्टेंट्स होते हैं वो साइन चेंज करके ब्लॉक डायग्राम में जाते हैं। तो अब हमने ये ब्लॉक डायग्राम का पार्ट बना लिया। इसके बाद ये सिग्नल्स आपस में ऐड होंगे, तो हमने यहाँ पर लगा दिया एक एडर जो इस सिग्नल को और इस सिग्नल को आपस में ऐड करे। इसके बाद ये रिजल्टेंट सिग्नल ऐड होंगे ब्लॉक डायग्राम में आने वाले एक्सटर्नल इनपुट से। तो ये हमारे सिग्नल्स ऐड हो गए और सिग्नल का डायरेक्शन बनाना आप ब्लॉक डायग्राम में बिल्कुल मत भूलिए। इसके बाद अब हमने जो ये रियलाइजेशन कर लिया डिनोमिनेटर का, यानी कि पोल्स का रियलाइजेशन अब हम कर चुके। अब हम जाएंगे न्यूमरेटर यानी कि जीरोस का रियलाइजेशन करने।
तो जीरोस का रियलाइजेशन करने के लिए देखिए इनपुट साइड पर भी यानी न्यूमरेटर के लिए भी हमें दो इंटीग्रेटर्स की जरूरत है। s की मैक्सिमम पावर -2 है वहां पर, तो अब हम जीरोस के लिए भी दो इंटीग्रेटर लगा देते हैं। इसके बाद पहले इंटीग्रेटर का आउटपुट मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ, तो ये कांस्टेंट मल्टीप्लायर हमने लगा दिया। दूसरे इंटीग्रेटर का आउटपुट मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, तो ये हमने एक और कांस्टेंट मल्टीप्लायर लगा दिया 5 का। इसके बाद जो सिग्नल आ रहा है वो एज इट इज मल्टीप्लाई होगा 11 के साथ, तो हमने यहाँ पर 11 का कांस्टेंट मल्टीप्लायर लगा दिया। इसके बाद ये सिग्नल आपस में ऐड होंगे, तो ऐड करने का काम हम हमेशा ब्लॉक डायग्राम के नीचे से शुरू करते हैं। तो ये दो सिग्नल्स को हमने ऐड कर दिया और ये सिग्नल आने वाले रिजल्टेंट सिग्नल के साथ ऐड हुआ और इसके आउटपुट पर हमें मिलेगा yt। तो इस ब्लॉक डायग्राम में हमने पहले पोल्स को फिर जीरोस को इम्प्लीमेंट किया है, उनका ब्लॉक डायग्राम बनाया है, इसीलिए ये डायरेक्ट फॉर्म टू रियलाइजेशन है। अब इस रियलाइजेशन में एक और अभी आपको चेंज करने की जरूरत है। चेंज क्या है? इस पाथ में कोई भी सिग्नल चेंज नहीं है, मतलब ना तो कहीं बाहर से कोई सिग्नल आ रहा है, न यहाँ से आप ब्रांचिंग करके अपने सिग्नल को कहीं पर भी दे रहे हैं। तो ये ब्रांच में जो सिग्नल है वो इसके लिए भी जितना है उतना ही इसके लिए है, क्योंकि दोनों ब्रांचेस आपकी पैरेलली गई हैं। तो अब इस केस में क्या होगा, इन दोनों पैरेलल ब्रांच को कंबाइन करके आप एक ब्रांच ब्लॉक डायग्राम में बना सकते हैं। यानी कि अब आपको 4 इंटीग्रेटर्स की जरूरत नहीं होगी, बल्कि सिर्फ 2 इंटीग्रेटर से आपका ब्लॉक डायग्राम बन जाएगा। तो ये 2 इंटीग्रेटर्स हमने लगा दिए। इसके बाद इन इंटीग्रेटर्स में इस साइड पर आप पोल्स वाला पार्ट यानी कि ये वाला पार्ट लगाएंगे और इस साइड पे आप जीरोस वाला पार्ट यानी कि ये वाला पार्ट बनाएंगे। तो अब बना लेते हैं। पहला S इनवर्स वाला सिग्नल यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है -3 से, ये मल्टीप्लाई हो रहा है -2 से। इसके बाद ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ पर हमने लगा दिया एक एडर जो दोनों सिग्नल्स का एडिशन करे। ये ऊपर गया तो ये आने वाले सिग्नल के साथ यानी कि xt के साथ ऐड हुआ। इसके बाद दूसरे साइड पे यानी कि 0 के साइड पे पहले इंटीग्रेटर का आउटपुट मल्टीप्लाई हो रहा है 7 के साथ, दूसरे इंटीग्रेटर का आउटपुट मल्टीप्लाई हो रहा है 5 के साथ। ये दोनों ऐड हुए और फिर इसका रिजल्टेंट ऐड हो गया आपके ओवरऑल सिग्नल के साथ और ये आपको मिलेगा यहाँ पर yt। तो ये कहलाएगा डायरेक्ट फॉर्म टू रियलाइजेशन। ये डायरेक्ट फॉर्म टू रियलाइजेशन कैनोनिकल रियलाइजेशन भी कहलाता है, क्योंकि इस केस में आपको मिनिमम नंबर ऑफ सर्किट कंपोनेंट्स की, मिनिमम नंबर ऑफ इंटीग्रेटर्स की जरूरत पड़ती है। तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर यानी एक ऐसा स्ट्रक्चर जो मिनिमम कंपोनेंट के साथ रियलाइज किया जा सके। तो इसीलिए डायरेक्ट फॉर्म 2 को कहा जाता है कैनोनिकल रियलाइजेशन, क्योंकि इसमें आपको इंटीग्रेटर्स पहले 4 लगते थे, अब 2 लग रहे हैं, मतलब जस्ट हाफ हो रहा है। तो इसलिए आपका डायरेक्ट फॉर्म टू रियलाइजेशन एक कैनोनिकल रियलाइजेशन है। तो इस तरह से हम किसी भी सिस्टम के लिए डायरेक्ट फॉर्म टू इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं।